नमस्कार मित्रों, मैं रजत प्रभाकर इस वीडियो के माध्यम से उन छात्र छात्राओं से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर जिले में स्थान अर्जित किया और अपने क्षेत्र का, विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आइए इनसे इंटरव्यू के माध्यम से जानते हैं इनके सफर के बारे में और सफर में आने वाली अड़चनों के बारे में। चलिए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आ चुका है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और हम आपके लिए लेकर आए हैं मेधावी छात्र छात्राओं से वार्ता की सीरीज। इस सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसा होनहार छात्र जिसने बेहतरीन अंक लाकर अपने माता पिता का नाम, अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया। आइए बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी सफलता और सफलता तक के इस सफ़र के बारे में। क्या नाम है बेटा आपका? रजनीश कुमार। रजनीश, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। क्या रैंक प्राप्त हुई है आपको? 5th। आपको क्या लगता है कि आपकी 5th रैंक आने में आपके अध्यापकों का, आपके विद्यालय का, किस विद्यालय के छात्र हैं? सॉरी, आप पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र हैं। रजनीश, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता में आपके विद्यालय का और विद्यालय के अध्यापकों का क्या योगदान है? बहुत बड़ा अनुशासन है और मैं देखता हूँ आसपास के किसी भी कॉलेज में इतना बड़ा अनुशासन देखने के लिए नहीं मिलता। पढ़ाई का माहौल आपको स्कूल में किस तरह से मिला है? पढ़ाई का माहौल, टीचर्स भी, मतलब जैसे कोई हमें डाउट होता था, कोई दिक्कत होती थी तो टीचर बड़े बेहिचक बताते थे। फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या है? मैथ्स। तो मैथ्स में आपको बचपन से ही रुचि थी या फिर विद्यालय में इसमें कोई खास आपको प्रोत्साहन दिया गया? मैथ्स में मतलब टीचरों के द्वारा भी उत्साहन दिया गया। वो मैथ्स में मुझे बचपन से रुचि थी। कि मैथ्स में क्या होता था कि उसमें मतलब कि एक बार चीज़ों को समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो मैं तो अच्छे से हो जाता। थ्योरी की अच्छी पकड़ थी मैथ्स पर। हाँ, थ्योरी में बार बार रिवाइज करना पड़ता है। सफलता के सफ़र में कभी आपको ऐसा लगा कि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा हो? सफल उसमें तो जब बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे तो जो मेरी मम्मी है ना, मम्मी जो है हमारी, जी। तो उनकी मतलब तबीयत खराब हो गई थी। तो वो हॉस्पिटल में वो थी। तो उस बार को मेरे सामने ये दिक्कत आई थी कि मैं उनको देखने जाऊँ हॉस्पिटल, लेकिन मैं नहीं गया था। फिर तब भी आपने पढ़ाई की माताजी की तबीयत खराब होने के बाद? जी। बहुत अच्छी बात रजनीश ने कही, माताजी की तबीयत खराब थी लेकिन उन्होंने उससे नहीं घबराकर पढ़ाई अपनी जारी रखी और अच्छी सफलता प्राप्त की। रजनीश, मैं जानना चाहूँगा कि भविष्य के बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं? मैं आगे बनकर टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, टीचर बनना। तो टीचर बनने का आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? टीचिंग स्कूल से ही मिली मुझे। आपकी टीचर्स को देख के आपको लगा कि टीचर बनना चाहिए? हाँ, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए। मैं भी आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, कि मैं टीचर बन के किसी का आगे जाके वो कर सकूं, किसी का अपने जैसे बच्चों को आप आगे लाना चाहते हैं, उनको एक मंच देना चाहते हैं, इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं। एक और बात रजनीश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश का है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ तक इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए या फिर इतने अच्छे से पढ़ाई करने के लिए ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मतलब कि इतना एक्टिव नहीं होते कि उनको बताया जाए, जैसे कि मतलब कि बहुत ही पीछे, मतलब कि उनकी सोच जो होती है, मतलब सोच वो कम होती है बहुत चले। तो उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए इस बात का कि हमें अच्छी रैंक लानी चाहिए, क्योंकि वे सोचते नहीं, वहाँ तक उनकी सोच नहीं पहुँच पाती है। आपका डेली का पढ़ाई का रूटीन कैसा होता था? आप सुबह पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, किस तरह से पढ़ते थे? डेली में तो क्या होता था, सुबह में तो नहीं, सुबह में लेट हो जाते थे पढ़ने में, तो रात को हम मतलब 12 बजे तक, जैसे कि ऐसा होता था कभी 10 बजे हो गए तो सुबह को 2 घंटे निकाल लेते थे, कभी 12 बजे तो सुबह को 2 घंटे उसमें मैनेज कर लेते थे। एक बात मैं और जानना चाहूँगा रजनीश आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके विद्यालय से अलग आपको किसी तरह की पढ़ाई की ज़रूरत है? नहीं। क्या कारण रहा उसका? क्योंकि मैं आपके विद्यालय के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपके टीचर्स ने आपको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया कि आपको विद्यालय से बाहर कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? कि विद्यालय में इतना कि टीचर इतना अच्छे तरीके से बताते थे और होमवर्क भी इतना था कि अलग से कोई ज़रूरत, किसी भी कोचिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारे साथ थे रजनीश, जिन्होंने बताया कि विभिन्न तरह की समस्याओं के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस सफलता को प्राप्त किया और साथ ही साथ वो भविष्य में बनना चाहते हैं अध्यापक, जिससे कि ऐसे और भी बच्चों के भविष्य को वो संवार सकें। इस सार्थक मुलाकात के लिए रजनीश को बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनके उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज आया है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और हम आपके लिए लेकर आए हैं मेधावी छात्र छात्राओं से वार्ता की सीरीज। इसी सीरीज में हमारे साथ हैं एक ऐसे मेधावी छात्र जिन्होंने जनपद में रैंक हासिल कर अपने माता पिता का और अपने स्कूल का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनकी सफलता के राज। क्या नाम है बेटा आपका? सर, सार्थक यादव।
तो सार्थक, आपने कौन सी रैंक प्राप्त की है? सर 6th रैंक। किस स्कूल में पढ़ते थे आप? सर महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज, MDIC में पढ़ते थे आप। Yes, sir। तो आपकी इस रैंक में, आपकी सफलता में आपके स्कूल के टीचर्स का कितना योगदान है? सर सबसे ज्यादा योगदान तो टीचर्स का ही है। उन्होंने इतने अच्छे से मोटिवेट किया हमें और इतने अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद सर मैं अपनी बुआ जी के यहाँ पर रह के पढ़ता था। ओके। तो उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। जब मैं कभी पढ़ने बैठता था तो उन्होंने कभी मुझसे किसी काम को नहीं कहा, बस वे पढ़ने के लिए बोलते थे। अगर मेरा मन होता था तो मैं पढ़ता था। वे रिलैक्स के लिए भी बोलते थे कि मतलब अपना टाइम से पढ़ो, हर टाइम। मतलब आप मूल रूप से यहाँ के रहने वाले नहीं है, अपने मम्मी पापा से दूर रह के यहाँ पढ़ते हैं? जी सर, मम्मी पापा से दूर रह के। तो पढ़ाई के समय आप मम्मी पापा से दूर रहे, बुआ जी के यहाँ उन्होंने आपको मदद की जैसा आपने बताया। जी सर। मम्मी पापा के से दूर रहने का असर नहीं पड़ा पढ़ाई पर? सर मैं 9th क्लास में आया था मतलब यहाँ पर, तो न एक मतलब 1 ईयर तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा दूर रहने से। जी। कभी कभी बहुत ज्यादा याद आती थी। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ना ही है मतलब। मैंने हल्का हल्का बात हो जाती थी घर से, फोन आता था तो थोड़ा मन रख जाता था। बिल्कुल। तो अब आपका 12th के बाद क्या सपना है, क्या किस लाइन में जाना चाहते हैं आप? सर मैं वैसे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। यूपीएससी में जाने का आपको जो मोटिव मिला वो कहाँ से मिला? सर मेरे फ्रेंड है, सबसे पहले जो मोटिव इस बारे में दिया सर, मेरा एक फ्रेंड सनी है। ये मेरे को बहुत पहले से कहता था कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। और हमारे 2 फ्रेंड और थे, जिस्वान और मोंटी। बेबी हम एक सीट पर ही बैठा करते थे। मतलब सबसे पीछे की सीट हुआ करती थी कॉलेज में भी। सब हम इसी बारे में बात किया करते थे कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ये बहुत मोटिवेट करते थे सर। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि आपको यूपीएससी जैसी परीक्षा को पास करने के लिए, तैयारी करने की प्रेरणा आपस में छात्रों से बात करके मिली। एक और बात मैं जानना चाहूंगा सार्थक, चूंकि आपने 12th पास कर लिया, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो आप जो पीछे बच्चे छोड़कर जा रहे हैं अपने स्कूल में, आपके जूनियर्स जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए? सर मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पढ़ाई तो उन्हें अच्छे से करनी चाहिए, पर ऐसे नहीं मतलब बोलते हैं कि 12 घंटे 13 घंटे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, अगर मन से करते हैं, तो सर वो पक्का कहीं ना कहीं रैंक में अपना स्थान बना लेंगे। क्योंकि सर मैंने अपना इतना अनुभव किया है कि मैं 5 या 6 घंटे पढ़ता था और मस्ती के टाइम मस्ती और खेल के टाइम खेल ही करता था। ऐसा नहीं कि हर टाइम पढ़ाई। बहुत बढ़िया। मतलब कूल माइंड से करता था सर। बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि पढ़ाई का समय ही नहीं है, बाकी चीजें भी करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। कोई और खास बात जो आपको पढ़ाई के समय जरूरत फील हुई हो, और कोई चीज ऐसी जो आपको महसूस हुई हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सफलता में? सर इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है, मेरी फैमिली बहुत साथ दिया मेरा, पर मेरे फ्रेंड्स ने भी सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे किया स्कूल में। मैं जब आया था मतलब 11th क्लास में, तो जब 11th क्लास में हम आए थे तो हम लॉकडाउन लग गया था, थोड़ी परेशानी आई थी, तो एंड में क्लासें चली थी। पर मेरे फ्रेंड्स ने इतना मोटिवेट किया मेरे को कि जब हम 12th क्लास में आए तो उसके बाद पढ़ने की एक लगन सी हो गई हमारे अंदर। जब 10th का रिजल्ट आया था तो हमारे स्कूल के और बच्चे आए थे, तो मुझे उस दिन से लगा था कि इस बार मुझे रैंक में पक्का नंबर ला कर ही दिखाया। और आपने लाकर दिखाया। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ थे सार्थक, और जैसा इन्होंने बताया कि इनको पढ़ने के लिए लगन जो मिली वो सहपाठियों से मिली, ये बहुत अच्छी बात है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि उनके सभी सपने पूरे हों। इसी के साथ इस सार्थक बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आ चुका है यूपी बोर्ड का रिजल्ट और हम आपके लिए लेकर आए हैं होनहार छात्र छात्राओं से वार्ता की सीरीज। इसी सीरीज में हमारे साथ हैं आज एक छात्र, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी सफलता और उनके सफलता तक के सफर में आए विभिन्न प्रकार के अनुभवों के बारे में। क्या नाम है बेटा आपका? नाम विशाल सिंह। किस विद्यालय के छात्र हैं आप विशाल? पब्लिक इंटर कॉलेज। किस कक्षा के छात्र हैं आप? 12th। आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 453 500। कौन सी रैंक आपको प्राप्त हुई है? डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक। तो विशाल, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सफलता में आपके अध्यापकों का, आपके विद्यालय का, पब्लिक इंटर कॉलेज का क्या योगदान रहा? योगदान मतलब माता पिता को तो रहता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान है मेरे जीवन में मेरे टीचर का ही है, अध्यापक। शुरू में हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, इतना हमें बाहर से नॉलेज नहीं हो पाई, लेकिन एक टीचर थे यहाँ के ही, उन्होंने हमारे घर गए तो उन्होंने कहा यहाँ के लिए फोर्स करा हमें, तो हम यहाँ आए। ठीक है। हम जितना अच्छा माहौल यहाँ पर मिला है, इससे अच्छा माहौल हमें आज तक कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। आप यानी कि सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे पहले, उसके बाद आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित किया गया, यहाँ पे आके आपको लगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और घर पर कैसा माहौल रहा पढ़ाई का? घर पर भी अच्छा रहा। मतलब माता पिता ने कैसे सहयोग किया? मतलब पूरा सहयोग किया, उन्होंने किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम जो काम करो। उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई है तुम्हारे लिए। तो विशाल, अभी आपने चूंकि अच्छी रैंक प्राप्त की है, आपने काफी अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो बच्चे जो आने वाले सालों में 10th 12th में पढ़ेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे?
जैसे मेरे गुरुजनों ने बताया है जी, मतलब ये बात सही भी है कि लाना अपनी ईमानदारी से लाना और अपने हार्डवर्क से लाना बस नंबर जी, किसी भी धोखाधड़ी से नंबर नहीं लाने चाहिए। ओके, क्योंकि फिर समाज तो मतलब एक बार को आप कह सकते हो कि हमारा नंबर अच्छा है, जी, समाज भी कह देगा, लेकिन बाद में जब असलियत पता चलती है तो फिर शर्म नहीं आती है। और तो अपनी ईमानदारी से और मेहनत यहाँ होनी चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि पढ़ाई में पूरी तरह से ईमानदारी बरती जानी चाहिए। ओके, तो विशाल, अभी आपको इंटर के बाद आगे जाना है, आपने क्या अपने भविष्य के लिए प्लान बनाया है? किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? शुरू में तो मेरा ये है कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ। ओके, भारतीय वायुसेना में आप सेवा करना चाहते हैं। हाँ। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, प्रेरणा तो नहीं, मतलब मेरा मानना ये था कि जी बताइए, खुल के आप बताइए, क्या आपके मन में चल रहा है लेके आपके भविष्य ऊंची के लिए? लेवल की जॉब करने के लिए मतलब पैसा भी चाहिए जी, और मतलब सहनशीलता भी होनी चाहिए जी, और जब हम छोटी नौकरी कर लेंगे, हम मतलब इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं है हमारी। ओके, सही भी है लेकिन फिर भी नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब आप अपना स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, आप अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। हाँ, मतलब घर को भी ये विश्वास हो जाए कि हमारा बच्चा काबिल है, हमारा बच्चा हर कुछ कर सकता है। उनको अपनी काबिलियत का एहसास कराना आप चाहते हैं वायुसेना में जाने के बाद। फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? उसके बाद हम यूपीएससी अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ से मतलब यही करना है। मतलब आपका जो अल्टीमेट गोल है, वास्तविक लक्ष्य जो है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करना है। तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा यानी कि आईएएस, आईपीएस वगैरह आप बनना चाहते हैं, तो इसका आपको कहाँ से आइडिया आया? कुछ किसी ने बात की या कहीं आप समाज में आपने कहीं नोटिस की कोई बात ऐसी? नहीं, मतलब एक अगर छोटा इंसान किसी बात को कहे तो उसकी बात नहीं मानी जाती। ठीक है, जैसे हमारे गांव में ले लो, पढ़ाई का इतना एक भी माहौल नहीं है। ओके, ओनली हमारा घर पूरे गांव में, जी, बहादुरपुर खद्दर हमारा गांव है। ओके, बस हमारा परिवार ही एक तरीके से पढ़ा हुआ है और ओनली मेरे चाचा ही नौकरी पे हैं। अच्छा, पूरे गांव में तो है ही नहीं, मतलब शिक्षा का माहौल ही नहीं है। ओके, तो मतलब जब कोई बड़ा इंसान कहता है तो उसकी बात सब मानते हैं, जी, छोटा कहे तो उसकी बात कोई नहीं मानता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मतलब मेरा मेन टारगेट है कि मैं शिक्षा को इम्प्रूव करना चाहता हूँ बस यहाँ। मतलब आप बड़ी पोस्ट पर जाकर कहीं ना कहीं शिक्षा को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो विशाल का कहना है कि ऐसे माहौल से वो निकल कर आए हैं जहाँ पर शिक्षा का परिवेश उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो विशाल, चूंकि आपने खुद ही कहा कि आपके गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है, तो आपको काफी तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। किस तरह की समस्याएं आई? मतलब समस्याएं तो आई नहीं, हमें हमारे घर से मतलब हमारे जो माता पिता है, पेरेंट्स जी, उन्होंने हमें बाहर का माहौल ही नहीं देने दिया। ओके, हम बाहर गए नहीं तो क्यों दूसरों की संगति में पड़े हम। ठीक है, तो हमें ऐसा लगा भी नहीं बाहर। ओके, मतलब आपको पूरी तरह से घर में ही पढ़ाई का माहौल मिला, आपने किसी तरह से भी इधर उधर जाने की कोई कोशिश नहीं की। ठीक है, एक और बात मैं जानना चाहूंगा कि आपका पढ़ाई का रूटीन पढ़ने के समय कैसा हुआ करता था, खासकर एग्जाम टाइम में? एग्जाम टाइम में लगभग 12, 1 या 2 भी बज जाते थे रात के। फिर सुबह को उठ के 4 बजे तक पढ़ना होता था। ठीक है, मतलब हमें कवर करना होता था, चाहे पूरी रात में हो या मतलब थोड़े टाइम हो जाए, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ता। पूरे साल की पढ़ाई को एग्जाम के समय में याद करने में और फिर उसको दोहराने में कैसे आपको मदद मिली? किस चीज ने आपको खास हेल्प की? जैसे आपने पूरे साल जो पढ़ाई की उसको आपको एग्जाम के समय में लिखने में कैसे मदद मिली? मदद तो नहीं, मतलब टीचर ने सहयोग करा हमारा तो खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम टाइम में सर ने बुलाया था, मैं यहाँ पर स्कूल जी में जी जी, जो भी हमारे डाउट थे वो सर ने क्लियर कर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपके विद्यालय के अध्यापक लगातार आपके टच में रहकर आपकी मदद करते रहे, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ये सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। तो हमारे साथ थे विशाल, जिन्होंने बताया कि उनकी सफलता में उनके माता पिता, उनके अध्यापक, उनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक टच में रहकर उनको मोल्ड करते रहे, उनके साथ जो समस्याएं आई उनको सुलझाते रहे, इस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की। हम विशाल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, वो अपने इस सपने को पूरा करें और ऐसे ही क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद विशाल।